प्रवासी मतदाता, चुनाव आयोग ने अब जो है 2024 में प्रवासी मतदाताओं को लेके एक आंकड़ा अभी जारी किया है कि जिस आंकड़ों के आधार पे यह लगता है कि एनआरआईज को, प्रवासी लोगों को भारत के प्रति कोई खास प्रेम नहीं है। वो भारतीय हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, फिर भी एनआरआईज जो प्रवासी मतदाता हैं वो सिर्फ 1,19,374 है, जबकि एनआरआईज की संख्या 15.8 मिलियन है। मतलब कि 1,60,00,000 के करीब भारतीय पासपोर्ट धारक विदेशों में रह रहे हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक की संख्या में सिर्फ 1,19,000 मतलब कि 1,20,000 के आसपास सिर्फ पंजीकृत मतदाता हैं। यदि आप भारतीय पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेट को कंप्लीट करके आप अपने को मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वैसे भारतीय लोगों की संख्या तो 35 मिलियन से अधिक है विदेशों में। दुनिया में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी लोग हैं, उनमें 15.8 मिलियन जो है अप्रॉक्स 1,60,00,000 जो हैं एनआरआईज हैं। अब जो ये एनआरआईज हैं और जो दूसरा कम्युनिटी है जिसको हम पीआईओ कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों को मिला दें तो ये 35 मिलियन से अधिक है। अब दोनों में अंतर क्या है, एनआरआई में और पीआईओ में? तो देखिए, यदि भारतीय पासपोर्ट आप होल्ड कर रहे हैं तो आप एनआरआई हैं। यदि आपके पूर्वज भारत से गए थे किसी भी जनरेशन में और विदेशों में आप सेटल्ड हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं, भारतीय मूल के लोग। तो जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें तो अभी हमने मतदान का अधिकार नहीं दिया है, और देने का विकल्प भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो हैं भारतीय मूल के हैं, उनकी बस इतनी पहचान है कि उनके पूर्वज भारत से गए थे या कोई जनरेशन में भारत छोड़ के लोग गए। एनआरआई तो वो हैं जो अब भी भारतीय पासपोर्ट होल्ड करते हैं। अब सवाल है कि जब विदेशों में 15.8 मिलियन एनआरआईज हैं तो उनमें रजिस्टर्ड मतदाता सिर्फ 1,20,000 क्यों हैं? तो इसका अर्थ ये निकाला जाए कि एनआरआईज को भारत से कोई खास लगाव नहीं। तो फिर भारतीय, आप कहेंगे कि फिर वो भारत से लगाव नहीं है तो भारतीय पासपोर्ट क्यों होल्ड कर रहे हैं? तो देखिए, उसका कई कारण हो सकता है। परिवार का कोई सदस्य अब भी भारत में रह रहा हो, उन्हें जो है वहाँ बुलाना हो, या जिस देश में आप सेटल्ड हैं वहाँ की नागरिकता नहीं मिली। लाखों बच्चे तो ऐसे हैं जो शिक्षा के लिए गए हैं, एजुकेशन के लिए गए हैं। कुछ लोग जो हैं कुछ समय के लिए व्यापार के सिलसिले में जाते हैं। तो अलग अलग कारणों से एनआरआई की संख्या है, लेकिन उनमें मतदान करने वाले लोगों की संख्या यदि आप देखें तो और चौंकाने वाला है। 2,958 मतदाताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी आंकड़ा दिया है, 2024 में मतदान किया है, और पंजीकृत मतदाता हैं 1,90,374। उसके अगेंस्ट 3,000 से कम मतदाताओं ने मतदान किया, तो ये 3% से भी कम हो गया। ऐसा क्यों है? उसका कारण एक ये माना जाता है कि एनआरआईज को मतदान के लिए अभी जो है व्यक्तिगत रूप से मतदान का अधिकार है, मतलब उसे मतदान करने के लिए एनआरआईज को भारत आना पड़ेगा। वैसे इस दिशा में 2014 में के लोकसभा चुनाव के बाद भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसने 3 तरह से मतदान के अधिकार पर विचार किया। एक जो है ऑनलाइन मतदान, प्रॉक्सी मतदान, और जो है व्यक्तिगत तरीके से मतदान करने के विकल्प पे। उस समिति ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने ऑनलाइन मतदान को तो पूरी तरह मना कर दिया, लेकिन उसने 2 मतदान की बात की, ई पोस्टल मतदान और प्रॉक्सी वोटिंग। ई पोस्टल होता है कि मतपत्र जो है को आप बाय पोस्ट भेज दें। ई पोस्टल की मतदान की सुविधा भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है, और बहुत सारे ऐसे केंद्रीय कर्मी हैं जिनके लिए ई पोस्टल मतदान की सुविधा इलेक्शन कमीशन उपलब्ध कराती है। प्रॉक्सी वोटिंग ये होता है कि हम अपने बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को, एक फॉर्मेट होता है उसके माध्यम से अधिकृत कर दें, वह जाके मतदान करे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने इस पर निर्णय किया। 2017 में प्रॉक्सी वोटिंग को लेके एक बिल भी जो है लोकसभा में लाया गया, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह बिल निरस्त हो गया। इलेक्शन कमीशन जो है पोस्टल मतदान को अधिक जो है जोड़ दे रहा है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि एनआरआईज मतदाताओं
को की भागीदारी यदि बढ़ानी है, एनआरआईज को मतदान का अधिकार भी हमने इसलिए दिया था कि वह भारतीय चुनाव की व्यवस्था में, भारतीय चुनाव की प्रणाली में जब वो शामिल होंगे तो जो उनका एक्सपोजर है, भारत में जो कास्ट बेस्ड मतदान है, भारत में जिस तरह से लोकल इशूज पे चुनाव हम लोकसभा का करते हैं, लेकिन लोकल इशूज या बहुत सारे कास्ट फैक्टर, अलग अलग जो हमारे डाइवर्सिटीज के रीजन्स हैं, उनके आधार पे हमारा जो मतदाता मतदान कर रहा है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्र के विकास की दिशा में इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे ये लोग मानते हैं कि यदि हम एनआरआईज को मतदान का अधिकार दें और उनकी मतदान की भागीदारी बढ़े तो भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि वैसे लोग जब मतदान के लिए भारत में आएंगे या मतदान की प्रक्रिया में शामिल होंगे तो उनके एक्सपोजर का, उनके ज्ञान के संपर्क में आके भारतीय समाज भी बदलेगा। तो इलेक्शन कमीशन जो पोस्टल मतदान चाहता है उस पे लिए जो है संसद के संशोधन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पोस्टल मतदान जो है हमारे देश में ऑलरेडी चल रहा है और सिर्फ जो है वो जो उसके लिए चुनाव नियम 1961 में सामान्य संशोधन से हम उनको जो है ये सुविधा दे सकते हैं। अब सवाल एक इसी में ये है कि भारतीय मूल के लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों हैं विदेशों में। तो देखिए कि 1833 में यूरोप ने जो है दास प्रथा को खत्म कर दिया। ऐसे समय ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे देश औपनिवेशिक शक्तियों को अपने उपनिवेशों को संभालने के लिए बड़े पैमाने पे मैन पावर की जरूरत थी और भारत में भयानक गरीबी थी और विशाल जनसंख्या थी, तो ब्रिटेन के लिए मुफीद था। तो ब्रिटेन ने भारत से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को लेके मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका, मलाया, सिंगापुर, अफ्रीकन देशों में लेके गए, जहाँ उन्हीं अफ्रीकन देशों में जो है भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, रंग भेद की नीति के कारण महात्मा गांधी का संघर्ष हम सबके सामने है और अंततः उसी संघर्ष के लिए महात्मा गांधी के किए गए काम ने गांधी को भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया। और महात्मा गांधी जब लौट के आए 9 जनवरी 1950 को, तब से हम प्रवासी दिवस जो हम 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने प्रवासी लोगों के, प्रवासी भारतीयों के हित में जो संघर्ष किया है अफ्रीका में, खासकर दक्षिण अफ्रीका में, उस संघर्ष के लिए के कारण ही हम भारत सरकार ने एक निर्णय किया और हर साल 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीय ले गए और वो एग्रीमेंट करके ले जाते थे। अब एग्रीमेंट का उच्चारण जो है पूर्वांचल के लोगों ने प्रॉपर नहीं किया और वही एग्रीमेंट गिरमिटिया बन गया। तो जो गिरमिटिया शब्द है वो एग्रीमेंट का ही जो है बिगड़ा हुआ रूप है। तो भारत से गरीबी और विशाल जनसंख्या की उस परेशानी से जो है निकलने के लिए एग्रीमेंट के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग मॉरिशस गए, सूरीनाम गए, त्रिनिदाद टोबैगो गए, जमैका गए, मलाया गए, सिंगापुर गए। लेकिन यह स्थिति कंटिन्यू जारी रही, ऐसा नहीं है। 1922 तक ये चला और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि ये भारतीय लोगों को इस तरह विदेशों में ले जाने का क्रम जो है रुका। आज़ादी के बाद 70 के 80 के दशक में जो है माइग्रेशन का एक दूसरा ट्रेंड शुरू हुआ, जब दक्ष लोगों ने भारत से जाना शुरू किया। IIT ग्रेजुएट, IIM ग्रेजुएट, मेडिकल के ग्रेजुएट, जो पढ़े लिखे पेशेवर जब लोग भारत गए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की ओर प्रस्थान करने लगे, तो भारत से प्रवास का ये दूसरा फेज शुरू हुआ और उसी फेज में गए भारतीय लोगों ने पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान का, भारत की प्रतिभा का डंका मनाया। सुंदर पिचाई गूगल के CEO बने, इंदिरा नूई पेप्सी की CEO बनी, राजीव सूरी माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने, विक्रम पंडित और ऋषि सुनक ने तो भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में और बढ़ा दी कि एक भारतीय व्यक्ति, एक भारतीय मूल का आदमी ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री बने। तो प्रवास का दौर, भारतीय प्रवासी पहले गए गरीबी और परेशानी के लिए, अब भारतीय प्रवासी जो जा रहे हैं अब वो गरीबी और परेशानी में, अब दक्ष लोग, स्किल्ड मैन पावर भारत से प्रवास कर रहा है। और अब कहा जा रहा है कि जो है प्रवास का एक तीसरा चरण जो है ये ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में अब शुरू हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया एक विलेज की तरह बदल रही है, पूरी दुनिया एक गांव में बदल जाएगा और जहां भी व्यक्ति को बेहतर अवसर मिलेगा वहां वो जाएगा। तो इन सभी के बीच ये सवाल जो है, फिर से अंत में मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को यदि देखें
तो यूपी, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो एक भी प्रवासी वोट डालने ही नहीं आया है। गुजरात में जो है 3000 के करीब प्रवासी मतदाता रजिस्टर्ड हैं, उनमें से सिर्फ 2 ने मतदान किया। महाराष्ट्र में 5000 से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड हैं, उनमें मतदान करने वाले सिर्फ 17 थे। तो प्रवासी मतदाता भारत के चुनाव में भागीदारी बढ़ाएं, इसके लिए शायद या तो हमें लगता है कि ई पोस्टल की सुविधा देनी पड़ेगी, लेकिन ई पोस्टल की सुविधा में तो वो जहां रह रहे हैं वहीं से मतदान कर देंगे। तो हमने उन्हें मतदान का जो अधिकार दिया है कि वो भारतीय चुनाव की व्यवस्था में शामिल होंगे, तो भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, हमारा लोकतंत्र और बेहतर होगा, लोकतंत्र की खुशबू और फैलेगी। उस दिशा में उनके ई पोस्टल वोटिंग से वह जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो शायद इसीलिए अभी जो हमने वोटिंग दिया हुआ है कि वो व्यक्तिगत रूप से आके मतदान कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की जो शर्त है, इसी कारण से कई राज्यों में तो एक भी मतदाता एनआरआई जो है ने मतदान ही नहीं किया, फिर भी उनके रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ रही है। 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय उन मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास थी, जिसमें 19,500 की वृद्धि हुई। रजिस्टर्ड मत जो है लोगों की संख्या में 2024 में मतदाताओं की संख्या तो अब भी 3000 से कम है, मतलब कि 2% प्लस सिर्फ 2% के आसपास ही एनआरआई मतदाता मतदान कर रहे हैं। एनआरआई मतदाताओं को भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो अधिकार मिला है मत देने का, उसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ नहीं, भारत के प्रति अपने कर्तव्य को मान के अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान करना चाहिए। थैंक यू।